हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अध्याय 2। कल हमने अध्याय 1 पढ़ा दिया था, यानी चैप्टर 1 हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 का। आज हम चैप्टर 2 देखते हैं। तो चैप्टर 2 में क्या है? आरंभिक मानव की खोज। ठीक है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये कोई मतलब का नहीं है। तो आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है? आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? ये चीजें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि किस वजह से लोग इधर उधर घूमते थे। तो आइए आज हम अब हम आगे दोबारा पढ़ते हैं इस चीज को। तो क्या दिया है? इस वाले चैप्टर में भी दिया है, फर्स्ट चैप्टर में, और जी सेकंड चैप्टर में भी दिया है। ठीक है, तो देखते हैं। तो लोग इधर उधर क्यों घूमते थे, तो उनके बारे में जानते हैं। इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा रहा करते थे। तो लोग इस 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आर्किटक आर्किटक यानी शिकारी शिकारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा। तो कैसे पुकारा जाता है उन्हें? कि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो भोजन का इंतजाम करेंगे तो इस नाम से पुकारा जाता है। खाद्य संग्राहक नाम से इसीलिए पुकारा जाता है। वो शिकारी होते थे आगे तक। ठीक है, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। खाने के लिए क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। ठीक है, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। पेड़ हमारे भारत देश में पेड़ पौधों की अनगिनत अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। ठीक है, और आगे क्या है? लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। आसान क्यों नहीं था? क्योंकि ये जंगलों में जाते थे तो बहुत से जानवर भी रहते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किस लिए बिल्कुल आसान नहीं था? ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते थे। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था। ठीक है, तो पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है कि किस समय पकता है, किस समय कच्चा है। तो ये भी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो आगे कि आखेटक आखेटक यानी शिकारी। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। तो इधर से उधर या एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने के कम से कम 4 कारण यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है, पहला कारण कि यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधे, फल जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें पूरी दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा कारण क्या है? कि दूसरा कारण दूसरा कारण क्या है? कि यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब जानवर भी जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि अगर आदमी एक जगह रहेगा तो उस फल फूल पेड़ पौधे वहाँ के सब खत्म कर देगा। इसलिए जानवरों का भी यही हाल होता है कि अगर जानवर एक जगह रहेगा तो पेड़ पौधों को भी वो खा जाएगा। तो इसलिए जानवर भी इधर उधर घूमते थे। तो इसमें वही बोला है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ठीक है, अब ये तीसरा कारण क्या है? यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। ठीक है, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते हैं। जैसे एक जगह पर नियमित रहने से
फल फूल खत्म हो जाते होंगे, उसके पेड़ पौधे वगैरह, तो वो मौसम के अनुसार दूसरी जगह पे आते होंगे, कहीं ठंडा मौसम है कहीं गर्म है, तो इस वजह से उन्हें इधर उधर जाना पड़ता था। तो तीसरा हमारा ये हो गया। अब चौथा कौन सा है? चौथा का कारण कौन सा है? यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? झीलों पर पानी, झरनों में और नदियों में ही तीन चार जगह मिलते हैं। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। तो कई नदियों झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है। तो कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। तो बारिश होने के बाद ही झीलों नदियां भरती हैं, इसलिए बारिश के बाद ही मिल पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। सीधी सी बात है कि पानी की तलाश में वो इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जगह पानी खत्म हो जाता है तो दूसरी जगह जाते हैं। इसके अलावा वो लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। ठीक है, तो यही कारण है कि आज भी लोग जाते हैं, तो पहले भी जाते थे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते थे। आज लोग गाड़ी से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, लेकिन ये सब लोग पैदल जाते थे पहले। ठीक है, पहले कोई कुछ था तो चलने के लिए कुछ था नहीं था, न पहिए थे, न बैलगाड़ी थी, न कुछ था। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, अब वहां तक हमारा हो गया। अब आगे क्या है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यानी शुरुआती मानव के जीव बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक यानी शिकारी, निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ठीक है, कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिससे खाद्य संग्राहक जिसका निर्माण करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने यह संभव है कि लोगों ने अपने यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। ठीक है, तो इनमें से पत्थरों के औजार आज भी हैं। जैसे ये पत्थरों के औजार हैं। एक तो ये का दिया है। ठीक है, ये पत्थरों के औजार, ये भी औजार हैं, ये खड़ा, ये औजार हैं, ये सब औजार अलग अलग काम के लिए उपयोग में लाए जाते थे। ये जैसे बड़े औजार हैं तो जानवरों को फेंक के मारे जाते थे जिससे कि मर जाता था। ये छोटे औजार है तो किसी काम के खुदाई उदाई के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये गोल औजार हैं तो किसी काम के लिए पीसने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये छोटे छोटे औजार हैं तो किसी काम के लिए किए जाते हैं। ये छोटे और छोटे हैं तो सिलाई वगैरह करने के लिए या खालों को सिलने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो देखते हैं इसके बारे में आगे क्या दिया है। तो आगे क्या बोला है, तो यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ। तो ये नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल को काटने के लिए कुछ औजारों का उपयोग किया जाता था। हड्डियां और मांस काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो किस लिए उपयोग में लाया जाता था इन पत्थरों को? फल फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था इन पत्थरों का उपयोग। तो एक बार और समझ लो, फल फूल काटने के लिए, हड्डियों का मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल को उतारने के लिए, ठीक है, और जानवरों की खाल को उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठी लगाकर, यानी जैसे कोई हाशिया बनाते हैं या कुल्हाड़ी बनाते हैं तो उनकी मुट्ठी भी इन्हीं पत्थरों से या हड्डियों से या लकड़ियों की मुट्ठी लगाकर भाले और बाढ़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, कुछ और बाढ़ जैसे हथियार भी बनते थे तो उनके मुट्ठे किससे बनाए जाते थे? लकड़ी से और हड्डियों से, और ये इधर पत्थरों से। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। तो कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ी का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। लकड़ी का उपयोग क्या में किया जाता है? ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियां बनाने के लिए भी किया जाता था, औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो इन सब का उपयोग इसलिए किया जाता था। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये पत्थर है, तो ये पत्थर से क्या है, जमीन में खुदाई हो रही है यहाँ पर। तो इस पत्थरों का जैसे नुकीला पत्थर है, इन पत्थरों से खुदाई हो रही है तभी तो पेड़ पौधों को लगाया जा सकता है। अब ये एक ऐसी नुकीला पत्थर और है, तो ये पशु की खाल को सिलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पशु की खाल सिल रहा है तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है?
यहाँ पर हम देख लेते हैं पत्थर से बने औजार। ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं। प्राचीनतम माने बहुत पुराने। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया और बाद में बनाया गया, इन्हें और बाद में बनाया गया, लेकिन इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। और ये गुटिका यानी प्राकृतिक पत्थर। गुटिका कैसे बोलते हैं? प्राकृतिक पत्थर। ठीक है। और पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं यानी ये दाएं हो गया, ये बाएं हो गया। तो बाएं किसी लिए? इंसान के खाने योग्य जड़ों जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर खोद रहा है। ठीक है, ये खोदने के लिए था। ठीक है। और दाएं में क्या दिया है यहाँ पर? तो जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। तो रहने मानचित्र दो, रहने की जगह मानचित्र मानचित्र दो को हम देखेंगे क्या है। तो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं। लाल त्रिकोण कौन से हैं? पहले हम पढ़ लेते हैं। लाल त्रिकोण, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राम के होने के प्रमाण मिलते हैं। खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? लाल लाल त्रिकोण वाले। तो लाल त्रिकोण वाले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से लाल त्रिकोण वाले हैं। ये हमारा इंडिया है तो इसमें है। तो लाल त्रिकोण कहाँ है? भीमबेटका, ये लाल त्रिकोण है भीमबेटका। ये लाल त्रिकोण हुंसगी और कुरनूल गुफाएं, ये रही। एक ये, एक, दो और तीन। अभी यहाँ पर तीन जगह दी हुई है लाल त्रिकोण में। कौन सा दिया है? हुंसगी, कुरनूल गुफाएं और भीमबेटका। ये यहाँ पर नर्मदा नदी के पास में। ठीक है। और हुंसगी ये दक्षिण में कृष्णा नदी के पास में, या कुरनूल ब्रह्मागिरी। ठीक है। तो ये क्या है? तो ये कौन सी जगह है लाल त्रिकोण वाले स्थान? वे पुरास्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिलते हैं, यानी शिकारियों के होने के प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। ठीक है। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए। मानचित्र में कुछ दो तीन जगह जो दी हैं गिने चुने ही हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। ठीक, पुरास्थल नदियों झीलों के किनारे भी, नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं कई पुरास्थल। ठीक है। तो इसमें क्या है? होने के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? ये तो कुछ जगह दी हुई है कौन कौन सी जहाँ शिकारी रहते थे। एक तो भीमबेटका, एक हुंसगी और कुरनूल गुफाएं। ठीक है। ये दक्षिण में है हुंसगी और कुरनूल गुफाएं। तो ये कृष्णा नदी के पास है यहाँ पर। और भीमबेटका यानी विंध्य हिमालय, नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढ ढूंढते रहते थे। क्योंकि पत्थर का इस्तेमाल उस समय बहुत था, तो ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें, जहां लोग पत्थरों से और औजार बनाते थे, पत्थरों से औजार बनाते थे। उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। जहाँ पर पत्थरों की जगह, यहाँ जहाँ लोग रहने जाते थे, जहाँ पर पत्थर मिलते थे, उस स्थान को क्या कहते थे? उद्योग स्थल कहते थे। ठीक है। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगह, यानी हम आपकी बात कर रहे हैं कि हमें ऐसी जानकारी कैसे मिलती है कि उद्योग स्थल है वो। तो कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। ठीक है। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्तरों पर मिलते हैं। औजार बनाने के बाद जैसे हम कोई औजार बनाते हैं तो उसके कुछ ना कुछ कड़ टूटते हैं, तो वो टूटे हुए कड़ यहाँ पर मिले होंगे। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल यानी ज़्यादा समय तक रहते होंगे तो उन्हें आवासीय के नाम से घोषित किया जाता था। और उद्योग स्थल तो वो ऐसे ऑलरेडी है ही, क्योंकि यहाँ पत्थर की जगह हुई तो वहाँ लोग रहते थे। ठीक है।
आगे देखते हैं। तो भीमबेटका क्या है? भीमबेटका आधुनिक प्रदेश है। तो आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। आवासीय पुरास्थल जहाँ लोग रहा करते थे। ठीक है। तो इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जहाँ लोग इन्हें दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। इसलिए लोग यहाँ गुफाओं में रहते थे कि बारिश, धूप और गर्मी सर्दी से बचे रहते थे। ठीक है। तो ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं। तो प्राकृतिक गुफाएं कहाँ मिलती हैं ज़्यादातर? तो इसमें दिया है ऐसी प्राकृतिक गुफाएं कहाँ मिलती हैं? ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य यानी भारत के बीच में विंध्य वाले जहाँ नर्मदा नदी निकलती है, विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों, दक्कन के पर्वतीय यानी ये हमारा इंडिया है। दक्कन के पर्वतीय यानी ये हिस्सा दक्कन, दक्षिण यानी दक्षिण हिस्सा। और विंध्य कहाँ पर है? यहाँ मध्य प्रदेश है, एमपी। तो यहाँ विंध्य हिमालय है, तो यहाँ पर भी वो गुफाएं मिलती हैं। तो जो नर्मदा नदी के पास है, तो मैंने अभी बोला था ना नर्मदा नदी यहाँ पर है, यहाँ से है, तो यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर्वतीय भाग ज़्यादातर है, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं पर्वतीय भाग। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये रहा, ये पर्वतीय भाग हैं, तो यहाँ पर गुफाएं वगैरह मिलती हैं। ठीक है, ऐसी जगह पर। तो आगे बढ़ते हैं। तो पुरास्थल, पुरास्थल क्या है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो पुरास्थल किसे कहते हैं? जहाँ औजार मिलते हों, बर्तन भी मिलते हों और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष ही मिलते हों। ठीक है। तो पुरास्थल उसको कहते हैं जहाँ पर औजार मिलते हों, बर्तन मिलते हों और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है। कभी कभी ये समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। तो इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, पुरास्थल के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जाहिर है कि दोस्तों आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो आगे भी हम पढ़ाते रहेंगे। आगे देखते हैं क्या है। तो प्लीज़ कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कर देना, जिससे कि कमेंट्स करने से पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं और जिससे कि मैं सुधार कर सकूँ, अगले आने वाली वीडियो में मैं सुधार और कर सकूँ। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण किसे कहते हैं? पाषाण यानी पत्थर। पाषाण किसे कहते हैं? पत्थर। तो पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया जाता था। पाषाण उपकरण पत्थरों के उपकरण, औजार यानी पाषाण मीन्स पत्थर और औजार मीन्स उपकरण, औजार पत्थरों के औजार। पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया जाता था। पहला क्या है? पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी कैसे बनाए जाते थे? पत्थर से औजार कैसे बनाए जाते थे? पत्थर से पत्थर को टकरा के औजार बनाया जाता था। तो कैसे बनाए जाते थे? यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में ले जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक कि वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। मतलब इसमें साफ है कि एक पत्थर को हम हाथ में ले लेते हैं, जैसे ये पत्थर है, इसको हमने हाथ में ले लिया, एक पत्थर हमने जमीन पर रख लिया, तो इस पत्थर को हम यहाँ पर तब तक मारते रहेंगे जब तक वो किनारी वाला या कुछ जिस आकार में हम नहीं चाहेंगे उस आकार का बन नहीं जाए, तब तक इस पत्थर पे हम चोट इससे मारते रहेंगे, प्रेशर देते रहेंगे। ठीक है। तो जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में हम मारते जाएंगे और जिस रूप में चाहते हैं वैसा निकल के आ जाएगा पत्थर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक, दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक, सल्क। इसमें क्रूड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है, यानी जो एक तो पत्थर हाथ में रहता ही है, दूसरा जो पत्थर है वो किसी एक किनारा उसका
कहीं टिका दिया जाता है, फिर एक हाथ से हम उस पत्थर पर दबाव डालते हैं और तब तक चोट करते हैं तब तक वो किसी रूप में ढल ना जाए। तो इस क्रोड को हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़े नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं। यानी एक पत्थर को हमने पकड़ लिया है, एक पत्थर को हमने किसी से दबा दिया है, जैसे यहाँ से इसमें रख दिया है, तो इस पर चोट मारेंगे बार बार, जिससे कि हमें दूसरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इस पत्थर को हम पकड़ेंगे और इसमें मारेंगे, तो जिससे कि वो जैसा रूप चाहे हम ढाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा 2 टिक हो गए। अब आग की खोज के बारे में हम पढ़ेंगे। आग की खोज, तो मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा। तो कुरनूल गुफा भी मैंने बताया था मानचित्र में। कुरनूल गुफा कहाँ पर है, ये हमारा मानचित्र है, तो यहाँ नीचे की तरफ कुरनूल गुफा है। तो एक बार मैं दिखा दूं कुरनूल गुफा, यहाँ पर ये रहा, ये कुरनूल गुफाएं, और ये हमारा भारत का नीचे का हिस्सा है। ठीक है, ये कुरनूल गुफाएं। ठीक है, अब तो नीचे देखते हैं हम। तो इसमें क्या है, तो यहाँ राख के अवशेष मिलते हैं। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिलते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ राख के अवशेष कहाँ मिलते हैं, कुरनूल गुफा में। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, यानी आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे या नहीं। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था। आग का इस्तेमाल आज के टाइम में तो बहुत कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो लोग तो कुछ भी नहीं जानते, तो किस किस काम के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि प्रकाश के लिए आग का इस्तेमाल करते थे, मांस भूनने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, और जानवरों को मारने के लिए भी आग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, कुछ कामों के लिए आग का इस्तेमाल करते थे, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब आगे क्या है, और आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। तो आज के टाइम में तो काम में बहुत सारे काम किए जाते हैं आग से। बदलती जलवायु, आगे बढ़ते हैं हम, बदलती जलवायु। ठीक है, तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। 12,000 साल पहले, कितने साल पहले, 12,000 साल पहले। तो गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। तो गर्मी बढ़ने लगी तो घास वाले मैदान बढ़ने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, तो कौन कौन से जानवर इसमें दिए, हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या भी बढ़ी। अगर घास बड़ी होगी, कहीं खाना ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे, तो जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। यानी जैसे जो लोग जानवरों को खाते थे या शिकार करते थे, वो लोग उन जानवरों के पीछे जाते थे। और जानवर किसके पीछे जाते थे, जहाँ पर घास ज़्यादा होती थी। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। तो हो सकता है मारने की बजाय ये पालने की बात भी सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान यानी चावल चावल गेहूं, जौ, धान, तो उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से होने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ये काल्पनिक चीज है, शायद लिखा है ना, शायद। ठीक है, बटोरना शुरू कर दिया होगा गेहूं, जौ, धान। तो इस उपमहाद्वीप में उस समय की बात है कि शायद बटोरना शुरू कर दिया होगा या जानकारी करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या दिया है, नाम और तिथियां। तो जिस काल जे हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसके बड़े 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 नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। काल को क्या कहते हैं, पुरापाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों से, पुरा यानी प्राचीन
और पाषाण यानी पत्थर। तो पुरा किसे कहते हैं? पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। तो पुरा पाषाण, पुरा यानी प्राचीन, पाषाण मीन्स पत्थर। तो यह नाम पुरास्तरों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। तो ये पुरा पाषाण किस महत्व को बताता है यहाँ पर? तो पुरास्तरों से प्राप्त पत्थर के औजारों और के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो पुरा पाषाण काल कब माना जाता है? इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पुरा पाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो आरंभिक, ठीक है, आरंभिक पहला है आरंभिक, फिर मध्य और एवं उत्तर। आरंभिक, मध्य, उत्तर पुरा पाषाण युग। पुरा पाषाण को 3 भागों में कौन कौन से में बांटा गया है? पुरा पाषाण काल को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। तो 99% कहानी किस काल के दौरान घटित हुई है? पुरा पाषाण काल के दौरान। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ। पर्यावरणीय बदलाव किस काल में हमें मिलते हैं? तो और उसको क्या कहते हैं? मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल। तो उसे क्या कहते हैं? मेसोलिथ को क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। जो पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, जिसमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। ठीक है। तो मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कब से कब तक माना जाता है? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। ठीक है। इस काल के इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। यानी पूरा मध्य पाषाण काल के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। माइक्रोलिथ, मध्य पाषाण काल के बारे में बात हो रही है। मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठी लगे हाशिया। तो इन औजारों में काय के मुट्ठे लगे होते थे? लकड़ियों के या हड्डियों के मुट्ठे लगे होते थे। हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। आरी में भी मुट्ठे लगे होते थे और हाशिया में भी मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो अगले 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 युग की शुरुआत लगभग अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। तो मध्य पाषाण युग की कब से कब तक है? 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। और पुरापाषाण युग 12,000 साल पहले के जो है वो पुरापाषाण युग कहा जाता है। ठीक है। अब नवपाषाण काल के क्या है? नवपाषाण युग तो अगले युग की शुरुआत लगभग 10 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। यानी 10,000 साल पहले से होती है तो इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण काल का मतलब क्या होता है? नवपाषाण काल का क्या मतलब होता है? तो हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं। तो आज प्रचलित है क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो नवपाषाण काल के बारे में हम कहाँ पर पढ़ेंगे? अगले अध्याय में। ठीक है। अगले अध्याय में नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे अगले अध्याय में। ठीक है। तो आगे देखते हैं। और आगे क्या है? साथ ही यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ठीक है। उनको ये भी नहीं पता था कि ये कैसे पकते हैं, कैसे उगते हैं। तो ये धीरे धीरे सीखते गए होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। तो धीरे धीरे वो लोग पैदा करना सीखते
सीखते गए और उपजाना सीखते गए। तो आगे बढ़ते हैं, शैल चित्रकला। इनमें से हमें क्या पता चलता है, शैल चित्रकला से हमें क्या पता लगता है, ठीक है। तो शैल चित्रकला का मतलब, ये शैल चित्रकला है, एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ, ठीक है। तो क्या है शैल चित्र का मतलब, शैल चित्रकला, तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे, लोग गुफा में रहते थे, जिस गुफा में, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं। पहले पुराने लोग जो गुफाओं में रहते थे तो उनमें चित्रकारी कर दिया करते थे। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, कहाँ पर मिलता है ये शैल चित्रकला, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश गुफाओं से मिले हैं, ठीक है। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो पहला कहाँ पर, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, ये कहाँ पर है। तो मैं बता दूं, आगे चित्र में समझाऊं, चित्र नंबर 2, मध्य प्रदेश कहाँ पर है, ये तो मध्य प्रदेश है, ये यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। और दक्षिणी उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। तो ये वाला हिस्सा ये नीचे है, यहाँ दक्षिण बोलते हैं, यहाँ उत्तर बोलते हैं, तो ये दक्षिणी यानी अ, मध्य प्रदेश का उत्तरी और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी दिशा, ये रहा। ये तो मध्य प्रदेश हो गया, तो ये उत्तरी हिस्सा हो गया ये वाला, और उत्तर प्रदेश का ये दक्षिणी हिस्सा, तो यहाँ सटे हुए हैं, ठीक है। तो ये है, तो क्या है कि ये शैल चित्रकला कहाँ कहाँ पाई गई थी पहले, तो उदाहरण से मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये दोनों सटे हुए हैं। तो इन यहाँ पर गुफाओं से मिले चित्र हैं, ठीक है, यहाँ पर गुफाएं हैं, उनसे मिले चित्र हैं। इनमें इनमें चित्र काय काय के, इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, जंगली जानवरों का चित्रण किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन क्या करता था, आगे बढ़ते हैं, कौन क्या करता था, कौन क्या करता था। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह क्या करते थे। आरंभिक लोग काय काय का संग्रह क्या करते थे, शिकार तथा फल मूल का संग्रह क्या करते थे, हैं, ठीक है। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे, पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। तो आगे क्या है, क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे पता चला कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी। तो ऐसे कोई साक्ष्य मिले हैं कि महिलाएं भी शिकार करती हों या पुरुष औजार बनाते हों या फिर महिलाएं चित्रकारी करती हों, ऐसे कोई साक्ष्य मिले हैं। और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते हों, वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं, महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया। तो पहले टाइम में महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर एक साथ कई काम किए। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। तो कुछ केवल पुरुष ही करते थे कुछ काम महिलाएं करती थी। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी, ठीक है। अब भारत में शतुरमुर्ग के बारे में क्या है। भारत में प्रापाषाण युग के दौरान शतुरमुर्ग होते थे। तो शतुरमुर्ग कब होते थे, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र में कोई पटना है, पुरास्थल से शतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी किया है, यानी शतुरमुर्ग के अंडों पर भी चित्रांकन किया गया है। शतुरमुर्ग के अंडों पर इस पर कोई चित्रांकन किया हुआ है, यानी कुछ बनाया हुआ। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। मनके मतलब जो हम माला फेरते हैं हाथों में, तो उनमें जो मोती होते हैं ऊपर के गोल गोल जो बनाए जाते हैं, उन्हें मनके बोलते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नहीं समझ में आया तो यहाँ आप एक बार पॉज करके इस वीडियो को देख लो, तो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हुंसगी का सूक्ष्म निरीक्षण। यहाँ पर मैंने चित्र में दिखाया था कि यहाँ पर ये है इंडिया, यहाँ कुरनूल है, यहाँ हुंसगी है, ठीक है। तो ये हुंसगी वही है, हुंसगी का सूक्ष्म निरीक्षण। तो मानचित्र 2 में मैंने कुरनूल के सामने ही है, यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। हुंसगी में पुरापाषाण युग के कई स्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले, तो कुछ
अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं। तो कई कैसे प्रकार के औजार मिले हैं, अलग अलग कार्यों में उपयोग में लाए जाने वाले औजार मिले हैं। कहाँ पर? हुंसगी में। ठीक है, हुंसगी। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल से के होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। छोटे पुरास्थलों में भी, यानी छोटी जगहों पर। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, तो अधिकांश औजार कैसे बनाए जाते थे? चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। तो आगे बढ़ते हैं, अन्यत्र में क्या है? अन्यत्र इसमें क्या है? तो यह चित्र फ्रांस की एक यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। तो कौन सा चित्र है, मैं बता दूंगा आपको। ये चित्र फ्रांस ये चित्र है, फ्रांस की एक गुफा है। तो यहाँ पर क्या बना है? ये बैल बने हुए हैं, देखो ये बैल है, इस पर टांगे हैं, ये रही, ये दो टांगे, ये रही, ये इसका मुंह है, ये इसका सींग है। और इसी के अपोजिट एक बैल और है, ये रहा, ये सींग जा रहे हैं, ये पैर हैं, ये मुंह है। ठीक है, तो ये चित्र किस पे बने हैं? ये गुफाओं के अंदर दीवारों पे बने रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कहाँ पर है? फ्रांस में। तो इस यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। ठीक है, इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले चार स्कूली छात्रों ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। मतलब कंफर्म नहीं है कि कितने साल पहले। ये तो एक पुरातत्व पुरातत्व लोग लगभग लगभग के मामले में इस टाइम को ले जाते हैं। तो 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर और बारहसिंगा सूअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। तो गहरे चमकीले रंग कौन कौन से जानवर हैं? घोड़ा, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। तो आगे, इन रंगों को लोह, एस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। काय से बनाया जाता था? लोह, एस्क, चारकोल और खनिज पदार्थों से बनाया जाता था रंगों को। यह समय कि इन चित्रों के उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था। तो ये चित्र जब बनाए जाते थे तो कब बनाए जाते थे? उत्सवों के अवसर पर बनाए जाते थे। जब कोई त्योहार या उत्सव होता था तब बनाए जाते थे। या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले, शिकारी द्वारा जब शिकार से पहले निकलते थे तो कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो मेन इसमें टॉपिक क्या है? उपयोगी शब्द क्या है? आखेटक है, पुरास्थल है, इसको पढ़ना जरूरी है। उद्योग स्थल पढ़ना जरूरी है। आवासीय स्थल किसे कहते हैं? पुरापाषाण किसे कहते हैं? मध्यपाषाण किसे कहते हैं? लघुपाषाण। ये सब काम की चीज़ें हैं, कैसे किसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या है। तो मध्यपाषाण कब से कब तक है? 12,000 साल से 10,000 साल पहले। ठीक है, मध्यपाषाण। और नवपाषाण कब से है? 10,000 साल पहले। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर खत्म हो गया। तो इसके जो अभ्यास पुस्तिका है, इसका जो यहाँ पर जो भी है, तो इसको हम एक एक दिन में कराते रहेंगे धीरे धीरे। तो पहले हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं और रिवाइज कराते रहेंगे इसको। ठीक है, अभ्यास पुस्तिका को। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। तो अब NCERT चैप्टर 2, ठीक है, हिस्ट्री का, तो यहीं पर ख़त्म होता है। चैप्टर 3 हम कल लेकर आने वाले हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। तो प्लीज़ लाइक करो, लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर ज़रूर करना। तो कमेंट से ये है कि आप वीडियो में कमेंट्स करोगे तो अच्छा है, बुरा है, क्या है, किस तरीके से है और आप क्या चाहते हो, तो वो हम अच्छी से अच्छी वीडियो क्वालिटी लेकर आएंगे। और कंटेंट भी देखते हैं कैसा है, आप मैसेज करना। तो फिर आज के लिए धन्यवाद।